डियर स्टूडेंट्स, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है ये समझ लेते हैं। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर वो न्यूट्रल है, अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिर इक्वल नहीं होते हैं। तो वो भी आपको एग्जांपल से समझ लेना है। और मास नंबर जो है क्या होता है, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस में पार्टिकल प्रेजेंट हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास जो है उन्हीं से होता है और इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, तो इस तरह से आएगा मास नंबर। तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट दिया है, सपोज x दिया है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर तो उसका यहाँ पे लिखते हैं, उसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर जो है वो a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये सोडियम है, ये 11 है और ये 23 है। तो आप समझ गए होंगे कि 11 उसका क्या है, ये तो है एटॉमिक नंबर जो Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है क्या है, मास नंबर है जो A से रिप्रेजेंट करते हैं। X कोई एलिमेंट है जिससे कि सोडियम है। तो इस तरह के केसेस में आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो इससे आप किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इस केस में उतने ही होंगे। अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा, प्रोटॉन्स लेकिन इतने ही रहेंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं आपको इसमें से ये मतलब कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करके ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 12 होंगे। तो याद रखना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम इतना ही होता है, तभी ये डिफरेंस करके आपके पास आया है। तो इसमें हम कुछ और एग्जांपल भी आगे देख लेते हैं। आगे सपोज आपको ये दिया है Br नेगेटिव, ये ब्रोमाइड आयन है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो होता है 35 और मास नंबर जो होता है वो होता है 80। तो अगर ये नेगेटिव यहाँ पर नहीं है तब तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इस केस में कितने होंगे, 35, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर नेगेटिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 35 होंगे। अगर जितना किसी के पास नेगेटिव चार्ज होता है उतना आप इलेक्ट्रॉन प्लस कर दीजिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे उस केस में तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर केस में Br नेगेटिव में वो कितने हो जाएंगे, 36। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 80 - 35 ये आ जाएगा 45। तो इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसी तरह से अल्युमिनियम का आपको याद होगा कि एटॉमिक नंबर तो 13 है और मास नंबर कितना है, 27। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, पहले हम प्रोटॉन्स निकाल देते हैं, प्रोटॉन तो 13 ही हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पॉजिटिव वाले केस में माइनस करना है, माइनस वाले के केस में प्लस करना है, जैसे ये 35 + 1 करके आया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे कितने, 10, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आप इसमें से बस माइनस कर देंगे और ये कितना आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं किसी भी एलिमेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न होता है कि कई बार मास नंबर और एटॉमिक मास वो दोनों चीज़ें एक ही समझ ली जाती हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि एटॉमिक मास जो है कभी कभी फ्रैक्शन में भी होता है। जैसे क्लोरीन का जो है एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है, 35.5, लेकिन मास नंबर जो है वो जस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ही होता है और वो हमेशा एक फ्रैक्शन में नहीं होता, होल नंबर में ही होता है। तो ये जो मास, एटॉमिक मास है, ये
उनके आइसोटोप्स की एवरेज लेकर, जैसा कि पिछले चैप्टर में दिखाया गया था, तो उसमें 35 37 का एवरेज कैलकुलेट करके, क्योंकि ये 3 और 1 की रेशियो में है, तो उस तरह से ये फ्रैक्शन में आ जाता है। एवरेज रिलेटिव मास होता है एटॉमिक मास। लेकिन जो मास नंबर जो हम इस चैप्टर में यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा होल नंबर होगा और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा। आगे हम कुछ और कॉमन टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आपको पता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर, क्योंकि सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, और मास नंबर उनका डिफरेंट हो। तो इसके लिए आपको याद है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक मास नंबर 1 वाला होता है, एक 2 वाला होता है और एक 3 वाला होता है। तो आपको याद ही होगा कि इसको प्रोटियम और इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इस तरह से आपको क्लोरीन के भी आपको बता दिया था कि 2 आइसोटोप होते हैं, एक 35 वाला और एक 37 मास नंबर वाला। तो ये तो हैं आइसोटोप्स। और आगे एक और टर्म देख लेते हैं, वो है आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जब एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा, बट सेम मास नंबर, उनका मास नंबर सेम होगा। तो इसके एग्जांपल दे देते हैं। तो इसमें आप ले सकते हैं आर्गन जैसे है 1840, पोटाशियम ले सकते हैं 19 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर उसका भी 40 होता है एक पर्टिकुलर आइसोटोप में। और कैल्शियम जो है 20 और ये 40। तो इनका क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर जो है वो क्या है, सेम है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कॉमन टर्म्स हैं। तो आगे हम देखते हैं आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of neutrons, having same number of न्यूट्रॉन्स जो होते हैं अगर सेम हैं, कोई 2 डिफरेंट एटम्स हैं तो उनको हम आइसोटोन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कार्बन का अगर ये 14 वाला आइसोटोप है और नाइट्रोजन का ऐसे 15 मास नंबर वाला आइसोटोप है और ऑक्सीजन का ये 16 ही होता है मास नंबर। तो अगर आप इनके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कैलकुलेट करके देखें तो 14 में से 6 ये 8 आ जाता है और इसका डिफरेंस भी 8 आ जाता है और इनका डिफरेंट भी 8 आ जाता है। तो इन सभी के पास क्या हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। तो आगे एक और टर्म है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको समझना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, एटम्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर उनके इलेक्ट्रॉन सेम हैं तो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ वो नियॉन का ले रहा हूँ। नियॉन जो है आपको पता है एक नोबल गैस है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर आप सोडियम पॉजिटिव देखें, सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम पॉजिटिव के पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कितने होंगे, 10 ही होंगे। इस तरह से Mg2 पॉजिटिव के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अल्मोनियम 3 पॉजिटिव के पास भी क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 13 है और वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो इस तरह से कुछ नेगेटिव आयंस जैसे F नेगेटिव है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो F नेगेटिव के पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कितने होंगे, 10 होंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव के पास भी क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, एटम और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं
तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बी पार्ट में है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बड़ा सिंपल है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ए पार्ट में ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप पहले तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता ही होगा 9.11 इंटू 10⁻⁻28 क्या होता है, ग्राम में होता है। और अगर आपको कैलकुलेट करना है 1 मोल के लिए, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होगा, इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9.11 इंटू 10⁻⁻28 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 6 से जैसे करते हैं, तो ये 54 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 54.86 इंटू 10⁻, कितना आएगा, ये 28 और 23 है, और ये आएगा -5। तो ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम में इतना आएगा। अगर आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लिखते हैं तो ये 5.486 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम हो जाएगा। और अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5.486 इंटू 10⁻⁻7 केजी। तो इस तरह से आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बी पार्ट में। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो है 1.602 या 1.60 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स में। तो आगे आप कैलकुलेट करेंगे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल के लिए आपको क्या करना है, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.644 इंटू, ये पावर आप एडजस्ट कर लेना, तो 10⁻4, क्योंकि ये पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव पावर आएगी, तो चार्ज ये कूलम्स में आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल ऑफ मीथेन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन, पहले देख लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मीथेन क्या है, CH4, तो इसके पास कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और 1 हाइड्रोजन के पास 1 है, तो 4 के पास कितने हो जाएंगे, 4, तो 6 + 4, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 होंगे एक मॉलिक्यूल के पास। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन कितना होगा, तो 10 को आप 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आंसर आपका 6.022 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच टुगेदर वेज 1 ग्राम। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप थोड़ा इसमें सोचिए कि कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ग्राम में कितना होता है, तो वो आप पहले देख लीजिए। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो 9.11 इंटू 10 कितना होता है, -28 ग्राम। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप इसको थोड़ा इस तरह से लिखिए, 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम कंटेन्स कितना, इतने ग्राम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 9.11 इंटू 10⁻28 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आप इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो ये 10⁻28 ऊपर चला जाएगा, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ
एक 10 अलग करके, तो ये 10^28 ही है, तो 10 को 9.11 से डिवाइड कर लीजिए तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.1, या अगर आप एग्जैक्ट करेंगे तो 1.098 आ जाएगा इंटू 10⁻27। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो 1 ग्राम होगा। तो ये 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैलकुलेट आपको करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मेन पॉइंट्स। तो ये थ्योरी जो है दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल, तो ये एक साइंटिस्ट का नेम है। तो आपको इसके मेन पॉइंट समझने हैं। द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली। किसी भी सोर्स से एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। तो इसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं जो किसी सोर्स से कंटिन्यूसली इमिट होती है। और सेकंड पॉइंट है दीज रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेव इस तरीके से है तो इसके 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दोनों के 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा होगा, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझना है। और आगे है दीज रेडिएशंस हैव वेव करेक्टर। तो इनमें क्या होता है, वेव करेक्टर होता है एंड ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको पता होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इस वेलोसिटी से वो ट्रैवल करती हैं रेडिएशंस, और हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आप आगे लिख सकते हैं दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और लास्ट पॉइंट है इसमें दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इनको आगे चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे साउंड वेव्स को चलने के लिए एयर की या किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वो इस तरह की वेव नहीं है। तो लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको वो वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती हैं, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनकी, वो एक तो होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और एक होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिखते हैं न्यू से। और एक है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि इन तीनों में रिलेशन है C = न्यू लैम्डा। तो ये रिलेशन भी आपको लर्न करना है, C = न्यू लैम्डा। तो ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मेन पॉइंट्स जो आपको नोट कर लेने हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव जो है उनको डिफाइन कर लेते हैं जो भी आपने पढ़ी थी। जैसे फर्स्ट है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। तो अगर आपको वेव के बारे में पता है, इस तरह से वेव है तो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है या दो ट्रफ के बीच में, तो वो क्या होगा, वेवलेंथ। और वेवलेंथ का यूनिट तो मीटर ही होगा, ये भी आपको पता है। तो कई बार क्या होता है कि एंगस्ट्रॉम में दी होती है वेवलेंथ, तो आपको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये वेवलेंथ के यूनिट हैं और ये डेफिनेशन। और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो जाती हैं वो होता है फ्रीक्वेंसी। और उसके यूनिट पर सेकंड होते हैं या साइकिल्स पर सेकंड या हार्ट्स लिखा होता है तो वो पर सेकंड ही है। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और आगे है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता ही है, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से ये वेलोसिटी आ जाती है। और एम्पलीट्यूड जो है वेव का इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो ये जो क्रस्ट का हाइट है या उसकी डेप्थ है तो ये डिस्टेंस ही है, तो उस डिस्टेंस सेंटीमीटर या मीटर में मेजर किया जाता है। तो ये वेव का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है।
और एक वेव नंबर भी आपको दिमाग में रखना है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स उस डिस्टेंस में पास हो जाती हैं, कितनी उसमें आती हैं, तो वो वेव नंबर जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और वेवलेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो वेव नंबर जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगा, इस तरह से। और आगे है एक पीरियड। तो वेव के लिए एक पीरियड भी एक टर्म होती है जिसको हम ऐसे टो से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टेकन बाय वन वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से पास होने में एक वेव को कितना टाइम लगता है, तो वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर पर सेकंड में है तो ये पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो है वो सेकंड्स में आ जाएगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव से रिलेटेड हैं, तो ये भी आपको लर्न कर लेनी है। आगे हम करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखते हैं इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो इस थ्योरी में सबसे पहले है द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली। तो ये इसमें जो पॉइंट है ये पिछली थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें आपको ये बताया जाता है कि जब किसी सोर्स से एनर्जी इमिट होती है तो वो कंटिन्यूसली नहीं होती, बल्कि क्या होती है, डिसकंटिन्यूसली होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जैसे वाटर कहीं से ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है तो वो पैकेट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी भी कैसे होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में इमिट होती है। और ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम। क्वांटम का जो प्लूरल होता है वो क्वांटम्स नहीं बल्कि क्वांटा है। तो यहाँ पर आपको एक बात ये ऐड कर लेनी है, the radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy. Each such packet of energy is called as quantum or it is called as photon in case of sunlight. तो sunlight के केस में इसको क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो एनर्जी है एक क्वांटम की, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब वो ये हुआ कि एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, वो है एच। तो एच को बोलते हैं क्या, एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं एच को, और इसकी वैल्यू भी आपको लर्न कर लेनी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये सेकंड पॉइंट था। और आगे है द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए सोर्स इज गिवन एज, वो क्या होगा, E = NH न्यू होगा। तो एक क्वांटम की एनर्जी जो है वो कितनी होती है, H न्यू, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो NH न्यू होगी। N जो है यहाँ पर 1 2 3 कोई होल नंबर होगा। तो इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि क्वांटम जो रिलीज़ होते हैं एनर्जी के वो होल नंबर में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि 2.5 क्वांटम एनर्जी रिलीज़ हो, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होती, वो हमेशा होल नंबर में ही एनर्जी इमिट होती है जो टोटल एनर्जी है। तो ये दोनों थ्योरीज जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दोनों के मेन पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको थोड़ा कंपैरिजन कर लेना है कि मेन डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपको बताया गया था कि एनर्जी जो इमिट होती है किसी सोर्स से वो क्या था, कंटिन्यूसली इमिट होती थी। और उसमें वेव करैक्टर के बारे में बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी जो है वो इमिट होगी। और उसका जो वेव का जो मेन करैक्टरिस्टिक्स थी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ, उनमें ये रिलेशन था। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है। और इसी तरह से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको ये बताया गया है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली नहीं बल्कि क्या होता है, डिसकंटिन्यूसली इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम एक पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटम। और इसके लिए जो क्वांटम की एनर्जी है वो क्या है, E = H न्यू। यहाँ पे H को बोलते हैं क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस तरह से आपको दोनों थ्योरीज को ठीक से समझ लेना है।